हेलो स्टूडेंट्स, टैली प्राइम सीरीज का लेक्चर नंबर 17 है और अभी तक हम पिछले वीडियोस में अप्रैल मंथ की जो एंट्री हमारी थी, यानी जो हमारा अप्रैल मंथ था, इसकी सारी एंट्री हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में कंप्लीट कर चुके हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर ट्रायल बैलेंस, अप्रैल मंथ का जो ट्रायल बैलेंस था उसको भी हमने कॉपी पर बनाना बताया था ग्रुप वाइज, कि ग्रुप वाइज आपका ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं मई मंथ की एंट्री, और यहाँ पर जो मई की एंट्री है इन्हें हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर टैली प्राइम सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं और आपको याद होगा कैश स्टडी 1 ये कंपनी है हमारी, जिसमें हम अभी तक अप्रैल मंथ की एंट्री हमने की है। डे बुक में जाके आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ पर सिर्फ अप्रैल मंथ पर सारी एंट्रियाँ हैं, यानी कि अप्रैल मंथ की एंट्री कंप्लीट है। वापस चलते हैं, हमें फिर से चलना है वाउचर्स में और यहाँ से हमें मई की एंट्री करनी है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमें डेट चेंज करनी है, क्योंकि हमने बताया था कि जब हम मंथ चेंज करेंगे तो डेट चेंज करेंगे। तो यहाँ पर अभी हम मंथ चेंज कर रहे हैं, यानी कि मई की एंट्री करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर हम डेट चेंज करेंगे। डेट चेंज करने की शॉर्टकट है F2 और यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर हम डेट चेंज करते हैं, F2 बटन प्रेस करेंगे। 1-5 यहाँ पर 1 मई हमने सेट कर दी, ईयर अपने आप ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डेट चेंज कर दी, मई की डेट लग चुकी है। अब आगे की जितनी भी एंट्री करेंगे वो हम 1-5 यानी कि 1 मई पर करेंगे, जो मई की एंट्री है। ठीक है, जब हम उसके बाद जून में पहुंचेंगे तो वहां पर हम फिर से डेट चेंज करेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे पास है, मिस्टर वर्मा पेड ₹6,000 इन कैश टू इंक एंड पेपर पब्लिशर, यानी इंक एंड पेपर पब्लिशर को मिस्टर वर्मा ने क्या किया है, 6,000 रुपए नगद पे किया है। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पर डेबिट कौन होने वाला है, डेबिट आपके हो जाएंगे इंक एंड पेपर पब्लिशर, क्योंकि ये पैसा पाने वाले हैं। और क्रेडिट में क्या हो जाएगा, आपका कैश हो जाएगा। क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा। वाउचर कौन सा होगा, वाउचर पेमेंट होगा, क्योंकि हम भुगतान कर रहे हैं। और लेजर यहाँ पे किसी के नहीं बनेंगे, क्योंकि इंक एंड पेपर पब्लिशर का लेजर अभी हमने अप्रैल मंथ में बनाया था, जब इनसे माल हमने उधार खरीदा था। आपको याद होगा स्टेशनरी खरीदी गई थी इनसे ना, तो वहां पर तो हमने उधार खरीद लिया था, लेकिन इस महीने हम इनको पेमेंट कर रहे हैं। तो डेबिट में इंक एंड पेपर पब्लिशर, क्रेडिट में कैश और वाउचर पेमेंट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए पहली एंट्री को करते हैं फटाफट टैली प्राइम में। तो यहाँ पर ओपन करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि डेट जो है वो चेंज कर लेनी है, जो कि हमने चेंज कर ली है। अगर आप डेट चेंज करना भूल जाएंगे तो होगा ये कि जो मई की एंट्री है वो भी आपकी अप्रैल वाली डेट पर चली जाएंगी, जिससे मई और अप्रैल दोनों मंथ की एंट्री एक ही में मिक्स हो जाएंगी। तो इससे दिक्कत ये होगी, आगे दिक्कत होगी कि अगर मान लेते हैं मई की एंट्री में कोई गलती कर दी तो ट्रायल बैलेंस भी गलत आएगा, और जब ट्रायल बैलेंस गलत आएगा तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि वो मिस्टेक अप्रैल में हुई है या मई में हुई है, पता नहीं लगा पाएंगे ना। तो इसलिए हमें क्या करना है कि अप्रैल की एंट्रियां जो है वो 1 अप्रैल पे करनी है, और मई की जो एंट्रियां है वो 1 मई पर, और इसी तरह से हर महीने की एंट्री जो है वो उसी मंथ के फर्स्ट डेट में करनी है। ठीक है, और रियल वर्क कैसे होता है ये हम बता चुके हैं, उसमें पर डे डेट चेंज होती है। ठीक है, चलिए, तो उससे क्या होता है कि अगर कभी कुछ गलत होता है तो वहां पर हम उसको सही कर सकते हैं, क्योंकि डेट वाइज हम उसको सॉर्ट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर पहली एंट्री करते हैं, डेट चेंज कर चुके हैं। वाउचर पेमेंट होगा डेबिट में इंक एंड पेपर पब्लिशर, यहाँ पर आई बटन प्रेस किया, इंक एंड पेपर पब्लिशर। यहाँ पर आप उनका बकाया बैलेंस भी देख सकते हैं। इंक एंड पेपर पब्लिशर में 6,000 रुपए क्रेडिट से यहाँ पर अमाउंट शो हो रहा है। ठीक है, और अभी फिलहाल तो हम 6,000 उनको पे किए दे रहे हैं, तो यहाँ पर ये अभी 0 हो जाएगा। देखिए 6,000 रुपए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल वाइज डिटेल में यहाँ पर ये पूछ रहा है कि क्या करना है, तो हमें यहाँ पर एडजस्ट करना है। इसके बारे में आपको हमने बताया था मेथड ऑफ एडजस्टमेंट क्या होता है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, एडजस्ट करना है, ध्यान रखना। तो जैसे ही हम एडजस्ट यहाँ से AGST सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर बताएगा कि 1 अप्रैल का 6,000 रुपए इनका बैलेंस जो है वो क्रेडिट था, उसी को एडजस्ट करना है। हाँ, उसी को करना है, इसी को हम एंटर कर देंगे और शिफ्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर इनका बैलेंस 0 हो गया। एंटर करते हैं, क्रेडिट में यहाँ पर आपका कैश हो जाएगा, कैश, और फाइनली इस एंट्री को हमने एक्सेप्ट कर लिया। ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर वर्मा पेड 2,500 बाई चेक टुवर्ड ऑफिस रेंट फॉर अप्रैल मंथ, यानी इन्होंने क्या किया है, अप्रैल महीने का 25 रुपए किराया पे किया है। तो अप्रैल का इसलिए क्योंकि ये क्या करते हैं, जब एक महीना पूरा हो जाता है उसके बाद किराया देते हैं। तो अभी यहाँ पर हम मई में चल रहे हैं और अप्रैल पूरा हो चुका है, इसलिए यहाँ पर इन्होंने किराया दे दिया है। ठीक है, तो इसकी एंट्री हमें करनी है। तो आपको पता है यहाँ पर रेंट एक्सपेंसेस जो है ये आपका डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट में आपकी होगी चेक, यानी कि HDFC बैंक क्रेडिट हो जाएगी। क्लियर है। लेजर आपका रेंट एक्सपेंसेस का बनेगा, क्योंकि ये पहली बार आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए लेजर रेंट एक्सपेंसेस का, और अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, यानी कि खर्चा है। ठीक है, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। और वाउचर पेमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर हम भुगतान ही कर रहे हैं। चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, हमें यहाँ पर बार बार डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बहुत ही अच्छे से सॉल्व करवा चुके हैं। एक्सरसाइज 2 भी सॉल्व करवाई थी और पीछे अप्रैल मंथ भी देखा है। ठीक है, तो यहाँ पर डेबिट, क्रेडिट, लेजर, अंडर, वाउचर
सारी चीज़ें निकल गई। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, वैसे दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब इस एंट्री को सॉल्व करते हैं। तो वाउचर आपका पेमेंट है, डेबिट में रेंट एक्सपेंसेस है, तो यहाँ पर लेजर बनेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो अल्ट के साथ सी बटन प्रेस किया और यहाँ पे रेंट एक्सपेंसेस, ठीक है, शॉर्ट में एक्सपेंसेस को EXP कर दिया। अंडर जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। और यहाँ पर इसको भी हम एक्सेप्ट करते हैं। कितना किराया दिया, 2500 रुपए दिया, एंटर किया। क्रेडिट में HDFC बैंक क्योंकि हमने चेक दिया है, ठीक है। और ये एंट्री भी हो गई, फाइनल एक्सेप्ट कर लिया। 2 एंट्रियां हो गई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर वर्मा पेड सैलरी थ्रो चेक फॉर अप्रैल मंथ, यानी कि अप्रैल की जो सैलरी है इन्होंने पे की है और 25 डेज की पे की है। 25 डेज की क्यों पे की है, आपको याद होगा कि अप्रैल मंथ में यहाँ पर जो मिस्टर वर्मा है एम्प्लॉयज को कब हायर किया था, देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 तारीख को हायर किया था, ठीक है। मिस्टर वर्मा ने क्या किया था, 5 तारीख को एम्प्लॉयज को हायर किया था। तो 5 तारीख से और फिर मतलब यही 25 डेज का इन्होंने पे किया है, ठीक है। पूरा 1 महीने का यानी 30 दिन का नहीं पे किया है, 25 का पे किया है, क्लियर है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 7,500 रुपए ये जो सैलरी है ये किसकी है, शुभम की, और गीता शुक्ला की है 4500 रुपए। तो ये पूरी 30 दिनों की है, ठीक है। तो यहां पर आप इसको निकाल सकते हैं 25 डेज की कितनी होगी, ठीक है। कितनी होगी वो निकालने के बाद में हम सैलरी जो है 25 डेज की दे देंगे। फिलहाल तो यहाँ पर अमाउंट जो है वो निकाल करके यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने, सीधे इसकी एंट्री करनी है। देखिए यहाँ पर आपका यहाँ पर एक बार हो जाएगा डेबिट में सैलरी, डेबिट में क्या हो जाएगा, सैलरी हो जाएगा कितना। तो यहाँ पर देखिए 25 डेज की शुभम को दी गई है 6,500 और गीता शुक्ला को दी गई है 3900 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, देखिए 10,400 रुपए। यहाँ पर आपका कितना हो गया, 10,400 रुपए, दोनों को जोड़ेंगे तो। और यहाँ पर क्रेडिट में आपका हो जाएगा HDFC बैंक, क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चेक इशू किया गया है, क्लियर है। कितना, 10,400 रुपए का। लेजर सैलरी एक्सपेंसेस का बनेगा, लेजर सैलरी एक्सपेंसेस का बनेगा। अंडर ये जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, क्योंकि ये भी क्या है, खर्चा है, ध्यान देना। हालांकि जो सैलरी है वो शुभम को और गीता शुक्ला को मिल रही है जो कि पर्सन है यानी पर्सनल अकाउंट है, लेकिन यहाँ पर वो जा सैलरी के रूप में ही पैसा आ रहा है, वो फिर मिल किसी को भी रहा हो इससे नहीं मतलब है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर सैलरी जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी खर्चे के अंतर्गत लिखा जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर सैलरी जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा टोटल 10,400 से। तो डेबिट के लेजर अंडर क्लियर हो गया, वाउचर आपका यहाँ पर पेमेंट हो जाएगा, क्लियर है। तो इतना तो यहाँ पर ठीक है, समझ आ गया क्या होने वाला है। लेकिन इसमें यहाँ पर एक नई चीज है, वो क्या है, देखिए कि अगर मान लेते हैं किसी मंथ में शुभम को हमने सैलरी कम दी, ठीक है, ऐसा भी होता है कंपनियों में या ऑफिस वगैरह में, किसी एम्प्लॉय को सैलरी कम या फिर किसी एम्प्लॉय को सैलरी एडवांस दे दी जाती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में किसको कितनी सैलरी कम या फिर किसको कितनी एडवांस दी गई है, इसका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन होगा, हम क्या बोल रहे हैं इसको आप समझिए। देखिए अगर मान लेते हैं शुभम को और गीता शुक्ला को, दोनों लोगों को सैलरी दे दी गई, ठीक है। यहाँ पर तो क्वेश्चन में अलग अलग लिखा है कि हाँ इसको इतनी और इसको इतनी दी गई, लेकिन जब हम एंट्री करते हैं तो सीधे कर दिया डेबिट में सैलरी 10,400 रुपए और क्रेडिट में कर दिया हमने HDFC बैंक यानी इतने का चेक इशू कर दिया। लेकिन इस एंट्री में कहीं ऐसा मेंशन है कि 10,400 रुपए में कितनी शुभम वर्मा को मिली, यानी शुभम वर्मा है जो भी है, कितनी शुभम को मिली और कितनी गीता शुक्ला को मिली, ऐसा कहीं इसमें मेंशन है नहीं है। तो पता कैसे चलेगा कि किसको कितनी सैलरी दी, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर टैली प्राइम में या फिर टैली ERP की बात करें, एक ऑप्शन होता है कॉस्ट सेंटर, ठीक है। क्या होता है, कॉस्ट सेंटर, अभी हम देखेंगे। तो ये कॉस्ट सेंटर जो फीचर होता है इसमें यहाँ पर हम ये डिफाइन करते हैं कि किसको कितनी सैलरी दी गई है। तो यहाँ पर जो शुभम है और जो गीता शुक्ला है वैसे तो ये पर्सन है, एम्प्लॉय है, लेकिन टैली के हिसाब से ये कॉस्ट सेंटर है। टैली के हिसाब से ये क्या होंगे, कॉस्ट सेंटर होंगे। जैसे सैलरी क्या है, सैलरी एक अकाउंट है जिसे हम लेजर बोलते हैं, और जब सैलरी का लेजर हम बनाते हैं तो ये अंडर जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। किसके अंडर जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। तो जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं टैली में। इसी तरह से शुभम और जो गीता शुक्ला है इनको हम सैलरी दे रहे हैं, ये एम्प्लॉय हैं, इसलिए यहाँ पर इनको जो है कॉस्ट सेंटर में रखा जाएगा और इनको हम बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। ध्यान रखना इस बात का, कॉस्ट सेंटर हो गया। तो यहाँ पर हम कॉस्ट सेंटर क्रिएट करेंगे इन दोनों का, और कॉस्ट सेंटर जब बनाते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है कॉस्ट कैटेगरी की। किसकी जरूरत पड़ती है, कॉस्ट कैटेगरी की। कॉस्ट कैटेगरी क्या है, तो कॉस्ट कैटेगरी कुछ नहीं है जो कि कॉस्ट सेंटर को थोड़ा सा अलग करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है आपको हम समझाते हैं। देखिए मान लेते हैं सैलरी है, और सैलरी यहाँ पर आपके पास मान लेते हैं 5 एम्प्लॉय हैं, कितने हैं, 5 एम्प्लॉय हैं ऐसे करके, और सभी की सैलरी डिफरेंट है। और इसी तरह से आप देते हैं रेंट, ठीक है, रेंट भी देते हैं, सैलरी भी देते हैं। तो जो रेंट देते हैं, कई सारे ऑफिस हैं आपके, मान लेते हैं 4 से 5 ऑफिस हैं आपके, और 2 से 3 गोडाउन है, 3 से 4 गोडाउन है, ठीक है। तो कुल मिला के ये सब रेंट पर है। तो लगभग 4 से 5 जगहों पर आप जो है ऑफिस का किराया देते हैं और 3 से 4 जगहों पर आप गोडाउन का किराया देते हैं। कुल मिला के इधर हो गई 10 एंट्री, यानी 10 लोगों को पैसा देते हैं। लेकिन ये पूरा होता रेंट ही है, ये किसमें
इसमें जाएगा रेंट एक्सपेंसेस में, अलग बात है। सैलरी देते हैं, मान लेते हैं 5 से 6 एम्प्लॉय हैं या ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे 15 मान लेते हैं, 15 एम्प्लॉय हैं आपके, ठीक है, 15 एम्प्लॉय हैं और यहाँ पर 10 जगह का आप किराया देते हैं, तो टोटल हो गया 25, ठीक है। टोटल यहाँ पर आपके हो गए 25 कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर मतलब 15 अलग अलग एम्प्लॉय हैं जिनकी अलग अलग सैलरी है, और इसी तरह से 10 जगहों का आप रेंट देते हैं जिनका किराया अलग अलग है, ठीक है, या अलग अलग पर्सन को देते हैं। क्लियर है, बात समझ आ रही क्या बोल रहे हैं हम? तो 15 और ये 10 कितना हो गया? 25, यानी 25 लोगों को आप जो है सैलरी और किराया मिला करके देते हैं। तो अगर यहाँ पर जो हम रेंट या फिर सैलरी जिन एम्प्लॉय को देते हैं कॉस्ट सेंटर बना देंगे, तब भी वो वापस आपस में जाके मिक्स हो जाएंगे, सैलरी और रेंट वाले। तो इसलिए हम 2 कैटेगरी बना लेते हैं, एक सैलरी की और दूसरी रेंट की। तो जो रेंट है वैसे तो एक्सपेंसेस है, लेकिन इसको हम कॉस्ट कैटेगरी में भी डालेंगे, यानी सैलरी और रेंट की कॉस्ट कैटेगरी बनाएंगे, और सैलरी के अंदर जितने एम्प्लॉय हैं उनके कॉस्ट सेंटर बनाएंगे, और रेंट के अंदर जो भी हम गोडाउन या ऑफिस का रेंट देते हैं उस हिसाब से उसके हम कॉस्ट सेंटर बनाएंगे। ठीक है, चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, सब समझ आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर इस एंट्री को अच्छे से देख लें। यहाँ पर क्या है? सैलरी एक्सपेंसेस यानी कि खर्चा किया गया है और वाउचर यहाँ पर पेमेंट होने वाला है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कॉस्ट सेंटर ऑप्शन जो है वो ऑन करना है। ठीक है, ऑन करने के लिए यहाँ पर हमें प्रेस करना है F11। क्या प्रेस करना है? F11 की। ठीक है, आपको याद होगा हमने बताया था जब हमने कंपनी क्रिएट की थी तो ये हमारे सामने जो करंट टाइम में ऑप्शन आ रहे हैं ये तब भी आए थे, और हमने आपको बताया था कि इसमें से जो कॉस्ट सेंटर है इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, लेकिन उस टाइम हमने ऑन नहीं किया था, अभी ऑन कर रहे हैं। पहले भी ऑन कर लेते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर हम अभी इसको ऑन कर ले रहे हैं। तो ऑन करने के लिए यहाँ पर आपको सिंपली यस करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, F11 फंक्शन की प्रेस की, फिर यहाँ पर इनेबल कॉस्ट सेंटर, इसको यहाँ पर हमने यस कर लिया। तो कॉस्ट सेंटर क्या है, इसकी क्या जरूरत है वो तो आपको पता चल गया, अब यूज कैसे करेंगे वो हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कॉस्ट सेंटर को ऑन कर लिया और फाइनली इसको हम जो है एक्सेप्ट कर लेंगे, या कंट्रोल ए से भी एक्सेप्ट कर सकते थे, ये एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, अब कॉस्ट सेंटर एक्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पर हमें 2 कॉस्ट कैटेगरी बनानी है। कॉस्ट कैटेगरी क्या है हमने बता दिया, एक सैलरी के लिए एक रेंट के लिए। लेकिन अगर यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो रेंट यहाँ पर हमारे पास ज्यादा गोडाउन ही नहीं है, मतलब ज्यादा ऑफिस है ही नहीं, सिर्फ एक ऑफिस है, सिंगल एक ऑफिस है। और आपका जो सैलरी की बात करें तो सिर्फ 2 ही इंप्लॉय हैं, सिर्फ 2 इंप्लॉय हैं। तो यहाँ पर वैसे तो हमें कॉस्ट कैटेगरी की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ कॉस्ट सेंटर की जरूरत है कि किस इंप्लॉय को कितनी सैलरी दी, लेकिन कॉस्ट कैटेगरी की बहुत ज्यादा जरूरत यहाँ पे नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम कॉस्ट कैटेगरी बनाएंगे, लेकिन हम सिर्फ सैलरी की बनाएंगे, रेंट की नहीं बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर बताते हैं कॉस्ट कैटेगरी कैसे बनानी है। उसके लिए आपको एस्केप बटन से वापस आना है। ठीक है, एस्केप से वापस आ जाना है। जो भी आपको टैली प्राइम में क्रिएट करना है उसके लिए डायरेक्ट आपको जाना है क्रिएट में। क्या क्रिएट करना है, देखिए कॉस्ट सेंटर हमने ऑन किया था तो यहाँ पर ये कॉस्ट सेंटर शो हो रहा है। ठीक है, लेकिन कॉस्ट कैटेगरी का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, उसके लिए हमें शो मोर पे क्लिक करना है यहाँ पे, और फिर उसके बाद शो इनएक्टिव वाले ऑप्शन पर भी यहाँ पर जो है क्लिक करना है। दोनों ऑप्शन ऑन करेंगे तो इसमें आप ढूंढेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कॉस्ट कैटेगरी का ऑप्शन। तो यहाँ पर ढूंढते हैं, ये देखिए यहाँ पर मिल गया कॉस्ट कैटेगरी। ठीक है, तो यहीं पर आपको कॉस्ट कैटेगरी पर एंटर करना है और यहाँ पर आपको इसको क्रिएट करना है। ठीक, क्रिएट न्यू, और यहाँ पर बना लेनी है कॉस्ट कैटेगरी सैलरी के लिए, सैलरी एंटर। और यहाँ पर इन ऑप्शंस के बारे में हम बात करेंगे, अभी फिलहाल इसको हम ऐसे ही एक्सेप्ट करते हैं। सैलरी की हमने कॉस्ट कैटेगरी बना ली, अब चाहें तो आप रेंट की बना सकते हैं इसी तरीके से, लेकिन यहाँ पर हम रेंट की अभी नहीं बनाएंगे, जरूरत नहीं है। अब यहीं से हम कॉस्ट सेंटर में जाकर के कॉस्ट सेंटर भी क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट सेंटर हमारे 2 ही हैं, एक है हमारे शुभम। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है कि जो कॉस्ट सेंटर आप बनाने जा रहे हैं वो उसकी कॉस्ट कैटेगरी क्या है। तो आप चाहें तो उसको प्राइमरी कॉस्ट सेंटर में रख सकते हैं, मतलब प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी में रख सकते हैं। प्राइमरी का मतलब वो किसी के अंडर नहीं जाएगा, मेन रहेगा, लेकिन हम तो इसको सैलरी में रखेंगे तो इसलिए यहाँ पर हमने सैलरी सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ पर कॉस्ट सेंटर का नेम आएगा यानी कि शुभम, और एंटर करेंगे। यहाँ पर अंडर इसको हम प्राइमरी रखेंगे। अब चाहें तो यहाँ पर भी हम ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस चला जाएगा तो इसके बारे में हम बात करेंगे कभी। ठीक है, एंटर करते हैं और इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो हमने बना लिया शुभम, और दूसरा यहाँ पर कौन था, गीता। ठीक है, तो यहाँ पर हम शॉर्ट में रखते हैं गीता, और इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी दोनों चीजें हमने बना ली हैं, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, अब वापस चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में बस, और यहाँ पर एंट्री करते हैं। तो सैलरी का भी हमें लेजर बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर वाउचर पेमेंट ऑलरेडी लगा है, यहाँ पर बनाते हैं सैलरी का लेजर, सैलरी एक्सपेंसेस। ठीक है, सैलरी एक्सपेंसेस का नॉर्मल लेजर जैसे बनता है वैसे बनाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा नया, कॉस्ट सेंटर और एप्लीकेबल। ये ऑप्शन जो है ये आपको यहाँ पर नया मिलेगा, किसकी वजह से, जो हमने वहाँ पर कॉस्ट सेंटर ऑन किया है उसकी वजह से। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी आप में ये अभी भी नहीं आ रहा है, वहाँ से F11 से कॉस्ट सेंटर ऑन करने के बाद में भी ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा, तो उसके लिए यहाँ पर आपको प्रेस करना है F12। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या प्रेस करना है, F12। ध्यान देना कहाँ पर प्रेस करना है, जब आप लेजर क्रिएट कर रहे हैं सिर्फ उसी टाइम आपको F12 की प्रेस करनी है। ठीक है, यहाँ पर F12 की प्रेस की, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा
अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑप्शन आपको मिलेगा, अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर, इसको यहाँ से यस कर लेना है। ठीक है, इसे यहाँ से यस कर लेना है। अगर इसे यहाँ से आप नो कर देंगे, देखिए हमने नो किया और एक्सेप्ट कर लिया, तो वो वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर देखिए नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम वापस से इसको जो है यस कर लेते हैं, तो यहाँ पर इसको भी हमने यस कर लिया है, तो ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर होगा क्या कि जब भी आप लेजर अब बनाएंगे तो एक ऑप्शन यहाँ पर आपको ये हर लेजर में मिलेगा, तो उसके लिए जिसमें आपको जरूरत है कॉस्ट सेंटर की वहां पर ऑन करना है, जहां नहीं जरूरत है वहां पर इसे ऑफ करना है। ठीक है, तो अभी फिलहाल तो सैलरी एक्सपेंसेस में जरूरत है, इसलिए यहाँ पर इसको हम यस करेंगे और एंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम डालते हैं कि सैलरी हमने कितनी दी, 10,400 रुपए। तो जैसे यहाँ पर हम डाल के एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर जो है वो कॉस्ट कैटेगरी का ऑप्शन आ जाएगा, यानी कॉस्ट सेंटर वाली डिटेल फिल करने को आएंगी, तो यहाँ पर हमें फिल करना है। और अगर ये ऑप्शन आप में नहीं आ रहा है, मतलब इस तरह से, तो आप समझ जाइए कि लेजर बनाते टाइम आपने इस ऑप्शन को यस नहीं किया होगा। ठीक है, यहाँ पर इस ऑप्शन को यस नहीं किया होगा तो वो डिटेल नहीं आएंगी। और अगर यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं आ रहा है तो उसके लिए हमने बता दिया है, F12 की प्रेस करनी है और यहाँ से ऑन कर लेना है। ठीक है, और F11 की प्रेस करके वहां से तो कॉस्ट सेंटर ऑन ही करना है। फिलहाल यहाँ पर एंटर करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें कॉस्ट कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर देख सकते हैं कॉस्ट कैटेगरी, फिर उसके बाद नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर और फिर उसके बाद अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं, कॉस्ट कैटेगरी हमारी है सैलरी की, यहाँ पर देखिए सैलरी एंटर किया, फिर उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर, तो नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर में एक है शुभम, शुभम को कितनी दी है सैलरी यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं, अलग अलग 6,500 रुपये दी, 6,500 रुपये, और एंटर करते हैं यहाँ पर गीता। ठीक है, तो जैसे गीता का डाल के एंटर करेंगे ऑटोमेटिक आ जाएगा 3900। क्यों आ जाएगा? क्योंकि 10,400 रुपये टोटल हमने डाला ही है, उसमें से 6,500 निकाल दिया तो एक ही बचा। अगर कोई और होता तो यहाँ पर गीता का अमाउंट चेंज करके एंटर करते, तीसरा एम्प्लॉय आ जाता। फिलहाल तो 2 ही हैं, तो एंटर करते हैं और यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब आप ट्रायल बैलेंस में देखेंगे तो सैलरी एक्सपेंसेस टोटल 10,400 दिखाएगा, लेकिन कॉस्ट सेंटर में पता चल रहा है कि किसको कितनी दी गई है। ठीक है, तो ये फीचर है कॉस्ट सेंटर, जो कि आप समझ चुके होंगे। कोई कंफ्यूजन है तो आप यहीं से वीडियो रिपीट कर लें, सब कुछ समझ आ जाएगा, बहुत ही ईजी है। ठीक है, चलिए यहाँ पर फिलहाल क्रेडिट में आपका HDFC बैंक हो जाएगा, क्योंकि चेक से पेमेंट किया गया है, और इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिस्टर वर्मा ने एक बिल जो है वो रिसीव किया है एंड पे किया है मोबाइल फोन बिल, यानी कि टेलीफोन का जो बिल है वो इन्होंने पे किया है 1250 रुपए इन कैश, यानी नगद भुगतान कर दिया। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर डेबिट में आपका हो जाएगा टेलीफोन एक्सपेंसेस। डेबिट में क्या होगा? टेलीफोन एक्सपेंसेस या मोबाइल फोन बिल, जिस भी नाम से आप लेजर बनाना चाहे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बस ध्यान रखना है कि ये नहीं कि यहाँ पर टेलीफोन एक्सपेंसेस कर दिया और नेक्स्ट मंथ में जब हमने भुगतान किया तो वहाँ पर हम जो है ढूंढ रहे हैं मोबाइल फोन बिल नाम का नहीं मिला तो नया लेजर बना डाला, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, मतलब यहाँ पर टेलीफोन का बिल दे रहे हैं तो इसका मतलब टेलीफोन मोबाइल फोन एक ही बात है। ठीक है, तो डेबिट में यहाँ पर आपका हो जाएगा टेलीफोन एक्सपेंसेस और क्रेडिट में यहाँ पर आपका हो जाएगा कैश। ठीक है, क्रेडिट में क्या हो जाएगा? कैश हो जाएगा। और लेजर किसका बनेगा? टेलीफोन एक्सपेंसेस, यानी कि मोबाइल फोन या टेलीफोन जो भी आप लिख रहे हो, ठीक है, उसका लेजर बनेगा। अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि यहाँ पर भी ये खर्चा ही है। और वाउचर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? वाउचर होगा पेमेंट, आपको पता चल गया होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर इसकी एंट्री करते हैं। वाउचर यहाँ पर आपका ऑलरेडी सेट है, यहाँ पर लेजर बनाते हैं, सीधे अल्ट सी किया और यहाँ पर लेजर टेलीफोन एक्सपेंसेस अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना कि कॉस्ट सेंटर जो है यहाँ पर हमें नो रखना है, तो अब लेजर बनाते टाइम इस चीज को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, यहाँ पर कॉस्ट सेंटर को हम नो कर देंगे और एंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, टेलीफोन एक्सपेंसेस 1250 रुपए। अब यहाँ पर ये दिमाग आप लोग मत लगाना कि यहाँ पर कॉस्ट सेंटर ये हर बार हर लेजर में नो करना पड़ेगा, तो लो एक काम करते हैं, F11 में चलते हैं और यहाँ से इसको नो कर देते हैं जो कॉस्ट सेंटर ऑन है। ठीक है, पहली बात तो ये नो होगा नहीं। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये ऑप्शन जो है यूज हो चुका है सैलरी एक्सपेंसेस वाला जब हमने लेजर बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल आपको हर लेजर में इसे नो ही करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमने नो कर दिया। ठीक है, और इसे हम एक्सेप्ट करते हैं। टेलीफोन एक्सपेंसेस कितना? 1250 रुपए। एंटर करते हैं। क्रेडिट में यहाँ पर कैश है तो क्रेडिट में कैश और इसको भी एक्सेप्ट करते हैं। ये एंट्री कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर वर्मा इशू अ चेक 12,500 टू ग्लोबल हाउस, यानी ग्लोबल हाउस को इन्होंने क्या किया है? पे किया है चेक से। चेक इशू करने का मतलब पे किया, तो वाउचर पेमेंट और डेबिट में आपका जो है ग्लोबल हाउस हो जाएंगे, क्योंकि ये पैसा पा रहे हैं कितना? 12,500 रुपए। और आपको पता चल गया होगा यहाँ पर हमें क्या करना है? एडजस्ट करना है। तो AGST रेफर ट्रांजेक्शन यहाँ पर वो बता रहा है कि हाँ इनका पुराना बैलेंस जो है वो 12,500 है। एंटर किया और एडजस्ट कर दिया। क्रेडिट में यहाँ पर HDFC बैंक है क्योंकि चेक इशू किया गया और इसको भी हम फाइनली एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये एंट्री भी कंप्लीट हो गई।
अगला क्वेश्चन है मिस्टर वर्मा पेड 1100 इन कैश टुवर्ड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, यानी कि बिजली का बिल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस आपका डेबिट में हो जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आ रहा है इसलिए लेजर बनेगा। और वाउचर पेमेंट आपको पता चल गया होगा सारी चीजें, तो यहाँ पर लेजर बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, और यहाँ पर भी कॉस्ट सेंटर नो रहेगा। एंटर करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना दिया गया है देख लेते हैं। 1100 रुपये दिया गया है, 1100 रुपये हो गया। और क्रेडिट में यहाँ पर आपका कैश हो जाएगा, कैश हो गया और इसको भी हमने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। आप कंट्रोल ए से भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, शॉर्टकट की होती है एक्सेप्ट की। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, मिस्टर वर्मा रिसीव्ड अ फर्दर एडवांस ऑफ ₹25,000 फ्रॉम सिल्वर सर्विस बाई चेक, रेफर ट्रांजेक्शन नंबर 10। यानी कि यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि जो सिल्वर सर्विस से हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था अप्रैल मंथ में, ठीक है, तो वहां पर तो हमें 25,000 रुपए एडवांस मिला ही था, आपको याद होगा। लेकिन यहाँ पर हमें फिर से एक बार जो है एडवांस रिसीव्ड हुआ है बाई चेक, यानी चेक के द्वारा 25,000 रुपए हमें और मिला है, ठीक है। तो अगर आपको याद नहीं है तो आप रेफर ट्रांजेक्शन नंबर 10 पे जाके उसको देख सकते हैं। फिलहाल आपको याद होगा, तो यहाँ पर हमें 25,000 रुपए फिर से एडवांस मिला है, तो यहाँ पर इसकी एंट्री करते हैं, तो वाउचर रिसीव्ड हो जाएगा क्योंकि पैसा मिल रहा है। क्रेडिट में यहाँ पर आपको याद होगा, यहाँ पर होगा एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू, ठीक है, एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू, क्योंकि इसको हमने करंट लायबिलिटीज में रखा था, तो वही चीज है। यहाँ पर 25,000 हमें एक बार और मिल रहा है। और डेबिट में HDFC बैंक हो जाएगा क्योंकि चेक मिला और इसको भी हमने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो टोटल हमें 50,000 रुपए एडवांस अभी तक मिल चुका है, याद रखना इस बात को। अगला क्वेश्चन है मिस्टर वर्मा रेम्बर्स्ड कन्वेंस बिल अमाउंटिंग टू ₹650 इन कैश टू गीता शुक्ला। यहाँ पर मिस्टर वर्मा ने क्या किया है, कन्वेंस बिल जो है इसे पे किया है, ठीक है। अब कन्वेंस बिल क्या होता है, तो देखिए कन्वेंस एक प्रकार का खर्चा होता है, ठीक है। कन्वेंस क्या होता है, एक प्रकार का खर्चा होता है। पता कैसे चलेगा कि कन्वेंस खर्चा है, तो जब भी हम रियल लाइफ में वर्क करते हैं, एक बिजनेस में काम कर रहे होते हैं, तो वहां पर सारी चीजें हमें पता होती हैं कि किससे हम उधार ले रहे हैं या किसको उधार दे रहे हैं, ठीक है। या फिर हमारे बिजनेस से जो पैसा जा रहा है वो क्यों जा रहा है, क्या वो खर्चा हो रहा है या उसके बदले हमारे बिजनेस में कोई संपत्ति आ रही है, ठीक है। या हमारे बिजनेस में जो पैसा आ रहा है वो क्यों आ रहा है, कोई हमें एडवांस दे रहा है, ठीक है, या फिर हमें इनकम हो रही है, तो ये सारी चीजें हमें वहां पर पता होती हैं। फिलहाल यहाँ पर आप इतना समझ ले, कन्वेंस एक प्रकार का खर्चा है, तो यहाँ पर डेबिट में आपका हो जाएगा कन्वेंस एक्सपेंसेज और क्रेडिट में कैश हो जाएगा क्योंकि नगद दे रहे हैं। लेजर कन्वेंस एक्सपेंसेज का बनेगा और अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के ही जाएगा क्योंकि सभी प्रकार के खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में जाते हैं, ठीक है, मतलब जो इनडायरेक्ट वाले होते हैं। तो यहाँ पर वाउचर आपका पेमेंट हो जाएगा। वाउचर कौन सा होगा, पेमेंट होगा। सारी चीजें पता चल गई, लेकिन यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे कि इसमें गीता शुक्ला को मेंशन किया गया है। तो देखिए कन्वेंस एक प्रकार का खर्चा तो है, लेकिन ये जो पैसा है वो गीता शुक्ला को ये दे रहे हैं, तो हो सकता है गीता शुक्ला को दे रहे हो कि भाई ये खर्चा तुमने किया है तो ये पैसा तुम अपने पास रखो। लेकिन गीता शुक्ला को यहाँ पर हम मेंशन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे बिजनेस से 650 रुपए कैश जा रहा है, तो हमसे बिजनेस सिर्फ इतना ये पूछ रहा है कि ये 650 किस मतलब क्यों जा रहा है, ठीक है। तो 650 क्यों जा रहा है, क्योंकि डेबिट में हमने कन्वेंस कर दिया, बता दिया कि हाँ ये कन्वेंस खर्चा है, और क्रेडिट में यहाँ पर 650 रुपए आपका कैश है, यानी कन्वेंस के लिए जा रहा है और कैश जा रहा है, सीधी सी बात है। अब ये जो कैश है वो जा तो रहा है, लेकिन किसको मिल रहा है, गीता शुक्ला को मिल रहा है, किसको मिल रहा है, इससे नहीं मतलब है, ठीक है। इससे बिजनेस को नहीं मतलब है कि ये कैश किसे मिल रहा है, क्लियर है। लेकिन हाँ, जब हम उधार लेते हैं किसी से, जैसे आपको याद होगा कि हमने ग्लोबल हाउस या इंक एंड पेपर पब्लिशर से उधार लिया था, तो वहां पर मतलब था, तो वो तो मतलब होगा ही क्योंकि वो उधार की बात थी। और जब हमने उनको पे किया तो फिर उनको डेबिट में भी किया, डेबिट में ग्लोबल हाउस किया, ताकि बिजनेस को पता चले कि जो 12,500 रुपए जो जा रहा है वो ग्लोबल हाउस को जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज होती है। तो फिलहाल यहाँ पर गीता शुक्ला को एंट्री में मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर डेबिट में कन्वेंस और क्रेडिट में कैश, वाउचर पेमेंट, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सारी चीजें पता चल गई। चलिए तो यहाँ पर इसका फटाफट लेजर बना लेते हैं। तो यहाँ पर वाउचर आपका पेमेंट हो जाएगा, लेजर बनेगा कन्वेंस एक्सपेंसेज का, और अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कॉस्ट सेंटर यहाँ पर नो रहेगा, और इसको भी हम एक्सेप्ट करते हैं। कितना है, 650 रुपये, क्रेडिट में आपका कैश हो गया और एक्सेप्ट हो गई, ठीक है। देखिए एंट्री को समझने और समझाने में टाइम लगता है, करना बहुत ही ईजी है। देखिए तुरंत हो गए, 10 सेकंड भी नहीं लगे, ठीक है। फिर मिस्टर वर्मा पेड 150 इन कैश टुवर्ड मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंसेस, तो ये भी देखिए खर्चा ही है। अब मिसलेनियस एक्सपेंसेस क्या होते हैं, तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस छोटे छोटे खर्चे होते हैं, ठीक है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस छोटे छोटे खर्चे होते हैं, ध्यान रखना इस बात का। छोटे छोटे जैसे मान लेते हैं एक महीने के अंदर कोई आया, कोई गेस्ट आया, ठीक है, तो उसके लिए हमने जो है थोड़ा ब्रेकफास्ट और लंच वगैरह हमने अरेंज किया, ठीक है, चाय वगैरह। तो इसमें जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं उसको भी हम रिकॉर्ड करके रखते हैं, ठीक है। बिजनेस से 1 रुपया भी अगर इधर से उधर होता है तो वहां पर उसकी भी एंट्री की जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या हुआ कि छोटे मोटे खर्चे पूरा एक में जोड़ दिया और बोल दिया उसको मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ठीक है। तो यहां पर आपको पता है कि ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस क्या होगा, डेबिट होगा, और क्रेडिट में यहां पर आपका क्या हो जाएगा,
कैश हो जाएगा क्योंकि नगद है। लेजर मिसलेनियस का बनेगा, अंडर जाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, अंडर किसके जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और वाउचर यहां पर आपका हो जाएगा पेमेंट, वाउचर क्या हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो क्या है, देखिए मिसलेनियस, यहाँ पर ये मिसलेनियस आप नेम देख रहे होंगे, इसी नाम का एक ग्रुप भी होता है। ठीक है, जो 28 ग्रुप है आपको याद होगा, उसमें एक मिसलेनियस एक्सपेंसेज असेट्स नाम का एक ग्रुप होता है। तो आप ये मत समझना कि यहाँ पर मिसलेनियस है तो ये मिसलेनियस एक्सपेंसेज में जाएगा, नहीं, ये मिसलेनियस एक्सपेंसेज जरूर है लेकिन ये जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में। ठीक है, मिसलेनियस एक्सपेंसेज असेट्स में वो संपत्तियां, मतलब वो चीज़ें जाती हैं जो बिजनेस स्टार्ट होने से पहले जो खर्चे किए जाते हैं। जैसे हमने बताया था उसमें कि जैसे लोगो बनवाया कंपनी का डोमेन है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन है, तो इसमें जो खर्चा होता है वो जाता है मिसलेनियस एक्सपेंसेस असेट्स में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो यहाँ पर फिलहाल ये मिसलेनियस जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में जाएगा। चलिए यहाँ पर इसकी एंट्री करते हैं, 150 रुपये की है मिसलेनियस एक्सपेंसेज, यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और लेजर बनाते हैं। वाउचर पेमेंट ऑलरेडी लगा था, मिसलेनियस एक्सपेंसेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्सेप्ट किया और कितना है 150 रुपये, क्रेडिट में यहाँ पर आपका हो जाएगा कैश। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मिस्टर वर्मा रिसीव्ड ₹15,000 एज कंसल्टिंग रेवेन्यू इन कैश फ्रॉम ओमेगा इन्फोटेक। यहाँ पर देखिए इनकी इनकम हुई, मिस्टर वर्मा ने क्या किया, 15,000 रुपये का चेक जो है वो रिसीव किया है, चेक नहीं रिसीव किया, कैश रिसीव किया, यानी इन कैश है। तो मिस्टर वर्मा ने 15,000 रुपये जो है नगद प्राप्त किए हैं। किस लिए प्राप्त किए हैं, कंसल्टिंग रेवेन्यू के लिए। किससे प्राप्त किए हैं, ओमेगा इन्फोटेक से, यानी कि मिस्टर वर्मा ने जो है ओमेगा इन्फोटेक को सर्विस दी होगी और सर्विस पूरी हो गई। ओमेगा इन्फोटेक ने 15,000 रुपये नगद दे दिया और हमें इसकी एंट्री करनी है, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, कंसल्टिंग रेवेन्यू यानी कि पेवर इनकम हुई है, ध्यान रखना। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि जो सिल्वर सर्विस थे उनसे तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, पैसा एडवांस मिला 2 बार 25-25 हज़ार करके। ठीक है, ओमेगा इन्फोटेक डायरेक्ट आ गए, तो ऐसा नहीं है। उनका हो सकता है कि उनका 75,000 रुपये की सर्विस दी गई थी, इसलिए उनका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ और धीरे धीरे सर्विस हो रही है। इनकी कोई छोटी मोटी सर्विस होगी तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात, और उन्होंने पैसा एडवांस नहीं दिया होगा, सीधे सीधे सर्विस दे दी और फिर उसके बाद जब पैसा दिया तो डायरेक्ट एंट्री आ गई। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो फिलहाल यहाँ पर कंसल्टिंग रेवेन्यू फाइनली हमारी इनकम हुई है। ठीक है, हमने यहाँ पर सर्विस को सेल किया है। ठीक है, ये एंट्री पास करनी है। तो यहाँ पर कंसल्टिंग रेवेन्यू ये आपका हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि इनकम होती है क्रेडिट। ठीक है, और डेबिट में आपका हो जाएगा कैश। डेबिट में क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि पैसा बिजनेस के पास आ रहा है और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। ठीक है, और लेजर किसका बनेगा, लेजर आपका बनेगा कंसल्टिंग रेवेन्यू का। ठीक है, अब कंसल्टिंग रेवेन्यू क्या है, तो हमने आपको बताया था कि कंसल्टिंग हमारी जो सर्विस है, मतलब कंसल्टेंसी सर्विस है, उसी का यहाँ पर हमने नया नाम रख दिया कंसल्टिंग, यानी कंसल्ट करने के बाद जो हमें रेवेन्यू होती है वही नाम रखा कंसल्टिंग रेवेन्यू का मतलब इनकम। ठीक है, तो कंसल्टिंग रेवेन्यू यहां पर रख दिया। बाकी इसका आप कुछ भी रख सकते हैं। कई लोग जो है अपनी सर्विस को जब सेल करते हैं तो सर्विस का नाम नहीं लिखते, सीधे सेल लिख देते हैं। देखिए यहां पर इस एंट्री को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहां पर हम कंसल्टिंग रेवेन्यू की जगह पर क्रेडिट में यहां पर हम जो है सेल्स भी कर सकते हैं। क्रेडिट में यहां पर हम सेल्स भी कर सकते हैं और डेबिट में यहां पर हम कैश भी कर सकते हैं। इस तरीके से भी कर सकते हैं और कई लोग करते हैं। ठीक है, क्रेडिट में सेल्स और डेबिट में कैश। यहां पर जो सर्विस का नाम है वो नहीं रखे, सीधे यहां पर सर्विस को सेल की, इसलिए क्रेडिट में सेल कर दिया। ठीक है, अब जब यहां पर सेल करेंगे तो जब लेजर इसका बनेगा, सेल का लेजर बनेगा, तो ये अंडर, जाहिर सी बात है लेजर बनेगा तो अंडर होगा। तो जब अंडर यहां पर हम डिफाइन करेंगे तो हम इसको सेल्स अकाउंट में भी रख सकते हैं और या फिर इसको हम डायरेक्ट इनकम में भी रख सकते हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे दोनों अलग अलग हैं तो बैलेंस में भी डिफरेंस आएगा। नहीं, देखिए जो हमारी डायरेक्ट इनकम होती है वो तो डायरेक्ट इनकम होती ही है, लेकिन जो हमारा सेल्स होता है वो भी इनकम ही होता है। ठीक है, यानी कि जो सेल है या डायरेक्ट इनकम है ये इनकम ही मानी जाती है। और इसी तरह से जब हम परचेज करते हैं तो वो हमारा एक्सपेंसेज माना जाता है। ठीक है, परचेज से सेल माइनस की जाती है, उसके बाद वो एडजस्टमेंट होता है, वो फिलहाल हम बाद में उसके बारे में बात करेंगे। अभी यहाँ पर इसको आप चाहें तो डायरेक्ट इनकम में या सेल में रख सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हमने इसको किस में रखा है। तो इसे यहाँ पर हमने रखा है डायरेक्ट इनकम में। ठीक है, इसे हमने कहाँ रखा है, डायरेक्ट इनकम में रखा है, तो इसे हम सीधे डायरेक्ट इनकम में रखेंगे, सेल्स में नहीं रखेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो यहाँ पर इस एंट्री को पास करते हैं फटाफट। वाउचर रिसीप्ट होगा क्योंकि यहाँ पर पैसा प्राप्त हो रहा है, वाउचर रिसीप्ट हो गया। क्रेडिट में यहाँ पर आपका कैश हो जाएगा, कितना, 15,000 रुपये कैश हो गया। डेबिट में यहाँ पर क्या होगा आपका कंसल्टिंग रेवेन्यू, जो कि लेजर ही नहीं बना। यहाँ पर जो एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू है ये अलग चीज़ है। ठीक है, ये लायबिलिटी है, आपको पता है। हमें यहाँ पर नया लेजर बनाना है कंसल्टिंग रेवेन्यू का। कंसल्टिंग रेवेन्यू अंडर ये जाएगा डायरेक्ट इनकम में। किस में जाएगा, डायरेक्ट इनकम में जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे ग्रुप में एक है डायरेक्ट इनकम का और दूसरा है यहाँ पर आप देखेंगे नीचे इनकम डायरेक्ट का। ठीक है, मतलब ये दोनों ही सेम है, ध्यान रखना। आप इनकम डायरेक्ट सेट करें या डायरेक्ट इनकम सेट करें, एक ही बात है। ठीक है, वही चीज़ है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इनकम सेट करते हैं और कॉल सेंटर यहाँ पर नो करेंगे और इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ पर ये एंट्री पास हो गई, 15,000 की इनकम हुई। ठीक है, वाउचर यहाँ पर रिसिप्ट होगा। देखिए यहाँ पर एक एरर आ रही है, नो कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड, यानी कि यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर में ये बता रहा है कि कोई भी कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड नहीं है। अब ये एरर क्यों आ रही है, देखिए, क्योंकि आपको पता है कि रिसिप्ट वाउचर में क्रेडिट में कैश नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि क्रेडिट में कैश का मतलब होता है कि पैसा जा रहा है, जबकि वाउचर रिसिप्ट इसका मतलब पैसा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत हुआ है। तो हमें क्या करना है, क्रेडिट में यहाँ पर कंसल्टिंग रेवेन्यू करना है। क्रेडिट में क्या करना है, कंसल्टिंग रेवेन्यू। क्लियर है, 15,000 रुपए। और डेबिट में यहाँ पर हमें करना है कैश, क्योंकि हमें पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। डेबिट में कैश और क्रेडिट में कंसल्टिंग रेवेन्यू। इस एंट्री को एक्सेप्ट करते हैं, ये भी हो गई, हमारी इनकम कंप्लीट हो गई। ठीक है, 15,000 की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मिस्टर वर्मा राइज्ड एन इनवॉइस फॉर ₹75,000 ऑन सिल्वर सर्विसेज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सर्विस। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर जो सिल्वर सर्विस है उनकी सर्विस पूरी हो चुकी है, तो मिस्टर वर्मा ने एक बिल बनाया है 75,000 रुपए का सिल्वर सर्विस के लिए और सर्विस कंप्लीट होने के बाद में। ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सर्विस। फिर सिल्वर सर्विस पेड द बैलेंस अमाउंट ₹25,000 इन कैश आफ्टर डिडक्टिंग द एडवांस रेफर ट्रांजेक्शन नंबर 10 एंड 21। आपको याद होगा ट्रांजेक्शन नंबर 10 पर 25,000 रुपए एडवांस मिले थे और 21 पर भी 25,000 रुपए एडवांस मिले थे, यानी 50,000 रुपए टोटल एडवांस मिल चुका है। क्लियर है। और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कितने का साइन हुआ था, 75,000 का, और 25,000 रुपए इन्होंने अभी दे दिया और साथ ही साथ जो है इनकी सर्विस भी पूरी हो गई। तो अब इस क्वेश्चन को आराम से ध्यान से समझिए, यहाँ पर क्या हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अभी इनकम हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर इनकम हुई, तो यहाँ पर कैसे क्या करना है, देखिए, तो एक बार यहाँ पर आपका डेबिट में हो जाएगा कैश। डेबिट में क्या होगा, कैश हो जाएगा। कितना, 25,000 रुपए, क्योंकि भाई 25,000 रुपए तो नगद मिल रहा है ना अभी के अभी, तो 25,000 डेबिट में कैश हो जाएगा तुरंत। 25,000 रुपए हो गया कैश। क्लियर है। फिर यहाँ पर क्या होगा, आगे बता रहे हैं कि डिडक्टिंग द एडवांस, यानी एडवांस से टोटल इनकी इनकम कितनी हुई, इनकम इनकी हुई टोटल 75,000 रुपए, लेकिन 25,000 रुपए नगद मिले और हमें क्या करना है, 50,000 रुपए डिडक्ट करने हैं। तो डिडक्ट करने का मतलब क्या है कि अभी तक आपको याद होगा कि जब एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू जब आ रहे थे, यानी 2 बार हमने उनसे एडवांस लिया था, तो वहां पर क्या था कि इनको हम क्रेडिट कर रहे थे। ठीक है, डेबिट में कर रहे थे HDFC बैंक को और क्रेडिट में कर रहे थे इनको 25,000 से, याद है ना आपको। तो एक बार क्रेडिट में एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू 25,000 किया, दूसरी बार आया, दूसरी बार किया, तो टोटल क्रेडिट का एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू 50,000 रुपए हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। वही हमें यहाँ पे डिडक्ट करना है, इसको बोलते हैं एडजस्ट करना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रेडिट में 50,000 से एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू है, हम यहाँ पर डेबिट में कर देंगे। क्लियर है। क्या कर दिया, डेबिट में कितना, 50,000 रुपए हो गया, तो अभी 75,000 रुपए हो गया डेबिट साइड का। ठीक है, देखिए यहाँ पर 25,000 रुपए नगद मिला और 50,000 रुपए नगद नहीं मिला, लेकिन हमने डिडक्ट कर लिया, यानी कि जो एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू में हमारा बैलेंस लायबिलिटी में साइड में अभी तक पड़ा था, उसको हमने ट्रांसफर कर लिया यहाँ पर। ठीक है, और फाइनली हमारी इनकम हो गई। क्रेडिट में यहाँ पर कर देंगे किसको, क्रेडिट में कर देंगे कंसल्टिंग रेवेन्यू। कितना, 75,000 रुपए। ठीक है, कितना, 75,000। अब आप सोच रहे होंगे नगद तो 25,000 मिला, फिर इनकम 75 कैसे हो गई, तो 50 तो पहले से मिल चुका है ना, तो जो 50 पहले से मिला उसको डेबिट कर दिया, 25 अभी मिला, तो टोटल डेबिट साइड का अमाउंट 75,000 हो गया और क्रेडिट में इनकम 75,000 हो गई। 25 नगद मिला, 50 हमने पुराने वाले से काट लिया। ठीक है, जो हमारे पास पहले से लायबिलिटी साइड में पड़ा था। तो इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि जो 50,000 रुपए एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू अभी तक क्रेडिट में था, यानी कि जो लायबिलिटी थी, यहाँ पर हमने डेबिट किया, तो ये हो गया जीरो। जीरो क्या हो गया, एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू। ठीक है, और फाइनली हमारी इनकम हो गई 75,000। क्लियर है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो ठीक है, एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू यहाँ पर हो गया जीरो, लेकिन नगद तो हमें 25 मिला। तो ठीक है, 25 कैसे मिला, 50 पहले से मिल चुका है ना। जब ये डेबिट में HDFC बैंक 25 बार 2 बार आया, तो 50 तो पहले ही मिल चुका है। तो आई थिंक अब आप पूरा समझ गए होंगे। तो यहाँ पर फाइनली आपको पता चल गया, डेबिट में एक बार आपका कैश हो जाएगा 25,000 से, दूसरी बार यहाँ पर डेबिट हो जाएगा आपका एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू 50,000 से, और तीसरी बार क्रेडिट में यहाँ पर होगा कंसल्टिंग रेवेन्यू 75,000 रुपए से। लेजर किसी के नहीं बनेंगे, कंसल्टिंग
रेवेन्यू का अभी बनाया था जब हमने 15,000 वाली एंट्री की थी, और एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू ये हम बना चुके हैं, ठीक है, मतलब पहले से लेजर बनाए। क्लियर है। चलिए वाउचर यहाँ पर क्या होगा, रिसिप्ट होगा, वाउचर रिसिप्ट होगा क्योंकि यहाँ पर पैसा प्राप्त हो रहा है। क्रेडिट में यहाँ पर फिर से कंसल्टिंग रेवेन्यू एक बार आएगा, कितना 75,000 रुपये, और डेबिट में यहाँ पर कैश कितना मिला 25,000 रुपये ही मिला। नेक्स्ट टाइम ऑटोमेटिक डेबिट आएगा और यहाँ पर हमें सेट करना है एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू। अब आप देखेंगे इनकम हमारी हो गई 90,000, 75,000 ये प्लस 15,000 इससे पहले हुई थी, और एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू का बैलेंस हो गया 0, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर इस एंट्री को भी हमने फाइनल कंप्लीट कर लिया, इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये एक्सेप्ट हो गई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिस्टर वर्मा विदड्रॉ ₹6,000 कैश फॉर पर्सनल यूज, यानी 6,000 रुपये निजी खर्च के लिए निकाला है। तो विदड्रॉ का लेजर बन चुका है पहले से ही, ठीक है। यहाँ पर पर्सनल यूज ध्यान रखना है, पर्सनल यूज के लिए निकाला है, यानी कि ये वाउचर पेमेंट हो जाएगा। डेबिट में यहाँ पर विदड्रॉल्स हो जाएगा 6,000 रुपये, और क्रेडिट में यहाँ पर कैश हो जाएगा क्योंकि नगद लिया, और ये एंट्री भी पास हो गई, कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सारी एंट्री हमने मई की कर ली है। फटाफट रिपोर्ट चेक करते हैं, और अगर कोई दिक्कत या कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो रिपीट करें, ध्यान से देखेंगे, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी क्योंकि हमने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब चलते हैं और रिपोर्ट चेक करते हैं। रिपोर्ट कैसे देखना है आपको पता है, डे बुक में जाकर यहाँ से आप देख सकते हैं, ये मई की एंट्री है, ठीक है, ये मई की एंट्री है, डे बुक है यहाँ से। अगर आप चाहते हैं कि अप्रैल की देखना तो F2 बटन प्रेस किया, 1-4 तो ये अप्रैल की एंट्री आ गई, 1-5 ये मई की एंट्री आ गई। और अप्रैल और मई दोनों की एक साथ देखनी है तो उसके लिए यहाँ पर आपको प्रेस करना है अल्ट के साथ में F2, अल्ट के साथ F2, और यहाँ सेट करना है 1-4, ठीक है, 1-4, और यहाँ सेट करना है आपको 1-5। तो यहाँ पर आप देखेंगे अप्रैल और मई दोनों महीने की एंट्री यहाँ पर आपके सामने मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए वापस आते हैं, फिलहाल डे बुक हो गया, प्रॉफिट, फिर चलते हैं ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस यहाँ पर ये रहा आपका, टोटल आ रहा है यहाँ पर 3,90,000, और यहाँ पर कैश और बैंक। यहाँ पर आपको ट्रायल बैलेंस हर महीने का चेक करना है, ध्यान रखना, गलती नहीं करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अप्रैल मंथ का ट्रायल बैलेंस हमने चेक किया था तो वो सही था, और अब यहाँ पर मान लेते हैं कि अगर मई मंथ में कोई अमाउंट गलत आ रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि अप्रैल जब पूरी तरीके से सही था और अभी देख रहे हैं तो यहाँ पर गलत आ रहा है, इसका मतलब कि हमारी गलती कहाँ पर हुई है, मई में गलती हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मई की एंट्री एक बार चेक करनी होगी अगर आपका ट्रायल बैलेंस गलत आता है तो, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर 2-3 मंथ जो है कंप्लीट हो जाएं, फिर उसके बाद जुलाई अगस्त में हम जो है गलतियां करेंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा कि ट्रायल बैलेंस गलत होगा, फिर हम आपको ट्रायल बैलेंस सही करना बताएंगे, ठीक है, जुलाई अगस्त में, अभी नहीं, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे ज़्यादा। तो फिलहाल यहाँ पर आप इस ट्रायल बैलेंस से अपने ट्रायल बैलेंस को मैच कर लें, यहाँ पर एक एक अमाउंट को चेक करें कि क्या गलत है क्या सही है, अगर सही है तो ठीक है। और खास करके आपको यहाँ पर कैश और बैंक जो है वो जरूर चेक करनी है कि कैश कितना आ रहा है और बैंक कितना आ रहा है हर महीने का, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि सारी चीज़ें सही हो लेकिन कभी कभी कैश और बैंक में मिस्टेक होती है। तो यहाँ पर देखिए जो ट्रायल बैलेंस हमने यहाँ पर भी दे रखा है, इसको आप मैच कर लें। तो ये ट्रायल बैलेंस टोटल 3,90,000 आ रहा है, और यहाँ पर कैश और बैंक सारी चीज़ें सही हैं, ओके हैं। और ये आपका यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, सारी चीज़ें हैं, तो ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। कैसे देखना है आपको पता है, यहाँ पर चलना है, बैलेंस शीट ये रही, अल्ट के साथ F1 डिटेल में आ जाएगी, अल्ट F1 के साथ, ठीक है। और ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो देखिए यहाँ पर इस महीने हमारी इनकम हुई, ठीक है, यहाँ पर इनकम कितनी हुई 90,000 की, और यहाँ पर खर्चा कितना हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 35,300 रुपये टोटल खर्चा हुआ है। तो प्रॉफिट कितना हुआ 54,700 रुपये, ठीक है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है, क्या ध्यान रखना है, ये जो आपका प्रॉफिट या लॉस जो भी यहाँ पर आपके सामने अभी दिखा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये आपका नेट प्रॉफिट दिखा रहा है, तो ये नेट प्रॉफिट आपका सिर्फ मई मंथ का नहीं है, ये अप्रैल और मई दोनों का है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। इसमें जो इनकम है वो अप्रैल प्लस मई दोनों मंथ की, हालांकि अप्रैल में इनकम नहीं हुई थी वो अलग बात है, लेकिन होती तब भी अप्रैल और मई दोनों मंथ की यहाँ पर इनकम जुड़ती, ठीक है। और जो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपेंसेज, इसमें अप्रैल और मई दोनों मंथ के एक्सपेंसेज हैं, आप देखेंगे स्टेशनरी एक्सपेंसेस 18,500 ये रहा, ठीक है, तो ये पिछले महीने का है, फिर भी जुड़ा है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मई का देखना तो उसके लिए यहाँ पर आपको जो है F2 बटन प्रेस करना और डेट चेंज कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पर आपको सेट करना है 1-5 से 1-5 तक ही देखना है, ऐसा इसलिए क्योंकि हमने सारी एंट्री 1-5 पर ही की है। तो अगर मान लेते हैं रियल वर्क होता तो यहाँ पर मई का देखने के लिए हम सेट करते 31-5, ठीक है, क्या सेट करते 31-5, फिलहाल तो अभी 1 ही 5 सेट करेंगे क्योंकि सारी एंट्रियाँ एक ही डेट पर है। तो अभी करंट टाइम में जो आप देख रहे हैं ये आपका जो है सिर्फ और सिर्फ मई का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो अगर मई का देखें तो मई में 73,950 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। इसमें अब स्टेशनरी एक्सपेंसेस देखिए यहाँ पर नहीं है, 0 दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि मई में हुआ नहीं। और यही सेम चीज़ यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में होती है। ट्रायल बैलेंस अगर आप देखेंगे तो ये सिर्फ मई का ट्रायल बैलेंस नहीं है बल्कि अप्रैल और मई दोनों महीने का जो है इसमें एंट्रियाँ जुड़ी हुई हैं, ठीक है। अब आप सोचें कि यहाँ पर सिर्फ हमें मई का देखना है तो आप जरूर मई का देख सकते हैं उसी तरीके से। यहाँ पर आप 1-5 सेट करें, 1-5, ठीक है।
और एंटर करें तो अभी करंट टाइम में जो ट्रायल बैलेंस है ये आपका मई का है। ठीक है, ये आपका ट्रायल बैलेंस मई का है। तो यहाँ पर अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये मई का ट्रायल बैलेंस है तो यहाँ पर मई में तो अर्पित कुमार ये बिजनेस के ऑनर मतलब बिजनेस में पैसा लगाया नहीं गया, तो ये 3 लाख कहाँ से आ रहा है। ठीक है, और ये फिक्स्ड असेट्स जो है वो खरीदी नहीं है, तो ये कहाँ से आ रही हैं। तो देखिए, अगर आप सिर्फ मई का ट्रायल बैलेंस देखेंगे तो जो अप्रैल का ट्रायल बैलेंस होगा उसका क्लोजिंग बैलेंस रेडी हो जाएगा, उसका क्लोजिंग बैलेंस रेडी होगा और फिर उस क्लोजिंग बैलेंस प्लस मई का ट्रायल बैलेंस जो है वो मिल करके दिखाई देगा। ठीक है, सिर्फ मई का ट्रायल बैलेंस कोई नहीं देखता है या उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। मान लेते हैं कोई कस्टमर है, ए नाम का कस्टमर है। ए नाम के कस्टमर ने आपसे 1 महीने यानी कि 30 दिन तक किसी भी महीने उधार लिया, तो आपने उसका अमाउंट लिखा 500, 600, 700 जो भी है, और फाइनली जब वो मंथ पूरा हो गया यानी 30 दिन पूरे हो गए, या मान लेते हैं यहाँ पर अप्रैल मंथ ही ले लेते हैं, तो ए नाम के कस्टमर ने अप्रैल मंथ में मान लेते हैं पूरा हमने कंप्लीट किया तो 10,000 रुपये हुआ। 10,000 रुपये उसने क्या किया, हमसे उधार लिया। अब नेक्स्ट मंथ आ गया, तो जब नेक्स्ट मंथ आया तो मान लेते हैं पेज भर गया, या नेक्स्ट मंथ में जब उधार लेगा उसकी एंट्री हम अलग करेंगे, यानी उसके लिए अलग पेज पर लिखेंगे। तो हमने क्या किया, मई डाला, और मई मंथ में जब यहाँ पर हम लिखेंगे तो पुराना बैलेंस उधर नए वाले में ट्रांसफर करेंगे कि नहीं, या फिर 10,000 रुपये को भूल जाएंगे, नहीं ना। तो 10,000 रुपये पहले लिख देंगे कि हाँ ये 10,000 रुपये पुराना है, ओल्ड पिछले मंथ का है। फिर उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे कि हाँ उसने 50 रुपये उधार लिया, 60 रुपये लिया, 70 लिया, ऐसे करके। क्लियर है, तो ये जो 10,000 है ये क्लोजिंग बैलेंस है, यानी पिछले महीने का। क्लियर है, तो यही सेम रूल यहाँ पर, जो यहाँ पर रूल चल रहा है वही सेम रूल यहाँ पर भी चलता है। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस जो होता है वो इसमें अप्रैल और मई दोनों का दिखाता है। क्लियर है, हाँ सिर्फ अप्रैल मंथ का देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, F2 बटन प्रेस किया और 1-4, तो अभी करंट टाइम में जो ट्रायल बैलेंस है सिर्फ अप्रैल मंथ का है। देखिए यहाँ पर कोई भी इनकम नहीं दिखा रहा है क्योंकि अप्रैल में कोई इनकम हुई ही नहीं थी। ठीक है, आप बैक जाके देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने अभी थोड़ी देर एग्जाम्पल जो दिखाया था, उस एग्जाम्पल में क्या था, अगर वो कहे हमें ये बताओ कि अप्रैल में कितना हमने उधार लिया था, तो वो अलग अमाउंट 10,000 रुपये लिखा था, और मई में उधार कितना लिया तो मई का तो अलग है ही है, प्लस 10,000 रुपये वो माइनस कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें रहती है, तो ये सब आपको खुद से समझना है सारी चीज़ें। तो यहाँ पर फिलहाल इस वीडियो में हमने अब मई की एंट्री कर दी और ट्रायल बैलेंस वगैरह सारी चीज़ें हमने बता दी हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मई का जो ट्रायल बैलेंस है वो कॉपी पर कैसे बनेगा ये हम बताएंगे। ठीक है, और सिर्फ मई का ही बताएंगे, फिर उसके बाद जून जुलाई का आगे नहीं बताएंगे, क्योंकि बनाने की जो प्रोसेस है वो सेम रहती है। लेकिन मई का जब हम बनाएंगे तो थोड़ा सा अलग प्रोसेस होगी, वो भी आप समझ जाएंगे। फिर जो प्रोसेस मई का ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए होगी वही सेम प्रोसेस जून और जुलाई का बनाने के लिए होगी। इसलिए हम मई का जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे अगली वीडियो में। ठीक है।